दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो चुकी है और पूरी संभावना है कि ये 12 जून को होगा। और हम सभी ये भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमारे पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन में को पास करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी क्रम में मैं कोशिश करूँगा कि जो घटनासार की पुस्तक है उसका जितना भी करंट अफेयर्स है उसको वन लाइनर बनाकर मैं आपके सामने रखूं। इसलिए मैं सुपर 30 पॉइंट्स की एक सीरीज़ चालू कर रहा हूं, यानी मैं आपको 30 पॉइंट्स बताया करूंगा और इसके माध्यम से बहुत जल्द हम करीब 8 या 10 वीडियो में पूरी घटनासार को कवर कर लेंगे। और काफ़ी रिसर्च के बाद मैं इन पॉइंट्स को निकाल रहा हूँ, काफ़ी ध्यान देने के बाद बैक ईयर पेपर्स को देखते हुए। तो जितना भी मैं बताऊंगा घटनासार से अगर करंट अफेयर्स आ रहा है तो आप यकीन मानिए यहीं से आएगा जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। और बहुत ज़्यादा वीडियोस होंगे भी नहीं और मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा कि आप इसको किसी भी समय सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और चूंकि पूरा एक बार मैंने बोर्ड में लिख दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं या वैसे भी चलते फिरते देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको घटनासार का जो राष्ट्रीय स्तर का जो घटनाक्रम हुआ है, जो करंट अफेयर्स है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके हमने 30 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका कि ई विधान एप्लीकेशन जो है लॉन्च करने वाली जो देश की पहली विधानसभा कौन सी है? ई विधान एप्लीकेशन। तो देखिए विधान शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये विधानसभा से संबंधित एप्लीकेशन है। और ई यानी कि आप जानते ही इंटरनेट से संबंधित। तो ई विधान एप्लीकेशन जो लॉन्च की जिस विधानसभा ने, उसका नाम है नागालैंड। देखिए नागालैंड कितना हाईटेक है, जबकि ये काम इधर के राज्यों को करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद इनकी जागरूकता इस स्तर पर है कि इन्होंने, नागालैंड वासियों ने, नागालैंड की विधानसभा ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और दोस्तों पहला कार्बन तटस्थ कृषि विधि बनाने वाला राज्य। कार्बन तटस्थ यानी कार्बन का जो उत्सर्जन है उसे शून्य करने का प्रयास किया जाएगा। इसके माध्यम से उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, तटस्थ करने का प्रयास किया जाएगा और ये किया जाएगा केरल के द्वारा। वैसे भी हम जानते हैं कि केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है और साक्षर व्यक्ति ही समझ सकते हैं पर्यावरण की समस्या को। और इसलिए हम ये याद रख सकते हैं कि साक्षरता में जो सबसे ऊपर है उसने ही पहले प्रयास किया कि हम जो कृषि करेंगे उसे कार्बन तटस्थ करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक विधि बनाई है। फिर दोस्तों 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना मुंबई। अब मुंबई जैसे हाईटेक सिटी में आप समझ सकते हैं, मुंबई या दिल्ली हो गए, ऐसे शहरों में कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ये कंट्रोल कर ले जाते हैं तो उससे वहाँ के वातावरण को तो छोड़िए, आसपास के भी लोगों को, आसपास के शहरों को, राज्यों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे में मुंबई जैसे बड़े शहर ने इस पर कदम पहली बार उठाया हुआ है। पहला ऐसा दक्षिण एशियाई शहर बन गया है जिसने अपनी ये पॉलिसी बना ली है कि वो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बन जाएगा। दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास जो कि हर वर्ष होता है, डस्ट लिक के नाम से होता है। और ये डस्ट लिक सैन्य अभ्यास जो हुआ है इस बार का, वो हुआ है उज्बेकिस्तान में। यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डस्ट लिक अभ्यास जो है वो किस देश के बीच होता है भारत का? वो था उज्बेकिस्तान के बीच में। और किस देश में संपन्न हुआ है या संपन्न कहाँ हुआ? तो वो भी उज्बेकिस्तान में ही संपन्न हुआ है। अगला है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एक कार है टोयोटा मिराई। यानी टोयोटा वाले अब हाइड्रोजन कार पर भी वर्क कर रहे हैं और ये टोयोटा मिराई इन्होंने कार बनाई है। और हाल ही में हमने देखा जो हमारे परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं, वो भी संसद भवन टोयोटा मिराई कार से ही गए हुए थे। तो ये काफ़ी हाईलाइट किया गया था, मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा आया था। तो ये किस कंपनी की कार है? टोयोटा की। और भारत ने भी हाइड्रोजन की नीति अपनी साफ कर दी है। वो भी भारत की भी जो नीतियाँ हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल पर अब केंद्रित हो रही हैं, क्योंकि ये भविष्य का ईंधन है और यही वो ईंधन है जिससे हम जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे बच सकते हैं, बहुत बड़े प्रदूषण से। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो कार है वो टोयोटा मिराई है।
अब सागर परिक्रमा परियोजना, ये जो परियोजना है ये गुजरात द्वारा चलाई गई है और ये जो तटीय इलाकों में जो मछुआरे रह रहे होते हैं उनकी समस्याओं के निपटान के लिए ये सागर परिक्रमा योजना चलाई गई है, ये गुजरात में। अगला पॉइंट है प्लास्टिक कचरा निपटान पहल। ये केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक पहल है, प्लास्टिक कचरा निपटान। इस पहल का नाम है संभव और स्वावलंबन। अब याद रखना है कि अगर कहीं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि संभव और स्वावलंबन क्या है, तो हम लोग ये भी लगा सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाई गई की योजना है, या कुछ भी कि रोजगार से संबंधित कोई योजना है। लेकिन हमें याद रखना होगा, चूँकि इसके नाम से कंफ्यूज होंगे तो याद कर लेते हैं इसको कि प्लास्टिक कचरा निपटान करना क्या संभव है। हम लोग को लगता है कि वाकई बहुत ही असंभव सी बात होती है, क्योंकि प्लास्टिक करोड़ों वर्षों में एक जो प्लास्टिक जनरेट कर दी जाती है उसे समाप्त होने में या प्रॉपर डिग्रेड होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ऐसे में भाई प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक क्या है, तो एक ऐसा राक्षस है जो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इसको भी संभव करने की कोशिश की जा रही है। और संभव तभी हो सकता है जब हम स्वावलंबी हों, यानी कि स्वावलंबी मतलब प्लास्टिक बाहर से आती है, आप घर में बने हुए थैलों को प्रयोग करें। तो इस तरीके से अगर हम स्वावलंबी हो जाते हैं तब ये संभव है कि प्लास्टिक कचरा निपटान हो सके। तो ये योजना कौन सी है, संभव और स्वावलंबन। मैंने आपको ये बताया, याद करने का तरीका कि ऐसे याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस अवार्ड। ये मिला है आंध्र प्रदेश को इसके उत्कृष्ट गवर्नेंस के लिए। अब देखिए नाम से देखिए स्कॉच, ये विस्की स्कॉच जैसा नाम लग रहा है, और स्कॉच पीने के बाद आप समझ लीजिए अंधे हो सकते हैं, यानी दिखाई देना बंद हो सकता है अगर आप पीते नहीं हैं। तो ये याद कर सकते हैं इस तरीके से कि स्कॉच अवार्ड जो मिला है वो आंध्र प्रदेश को मिला हुआ है। अब परम गंगा सुपर कंप्यूटर की स्थापना कहाँ पर हुई है, यानी इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो IIT रुड़की में। गंगा जी अपना उधर से ही निकलती हैं हरिद्वार से, और वहीं है IIT रुड़की। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डेटा सेंटर बनाया है कहाँ पर, हैदराबाद में। वो बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया हुआ। बेसिकली डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम सभी के डेटाज जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट से साझा किए हैं, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो डेटाज हैं वो वहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं। और उनको कलेक्ट करने के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, मशीन्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अब देखिए कैसे याद रख सकते हैं कि हैदराबाद जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किया था। उनमें से एक आपकी रियासत थी हैदराबाद, और हैदराबाद उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी। यानी जो सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित होगा, हैदराबाद में। डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम। अब देखिए ये भी डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम जैसी चीज़ें भी अब सामने हमारे आ रही हैं। इसकी स्थापना, इस एक्वेरियम या जलाशय कहते हैं उसको, इस एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई है, बेंगलुरु में। याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि भाई बंगले में ही डिजिटल वाटर लगाया जा सकता है ना। तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ, बेंगलुरु में स्थापित किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 136 इस स्थान पर है भारत, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। यानी इतनी ज़्यादा खुशी कि संभाले नहीं जा रही है। 1 हुआ, फिर 3 गुना हुआ, फिर 6 गुना हुआ, 136वें स्थान पर आ गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमारे बीच सुषमा जी नहीं है, तो इसी उसमें इन्होंने, हरियाणा सरकार ने इनको याद रखते हुए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। यूक्रेन ने जो है हाल ही में, जो इस समय यूक्रेन रूस समस्या चल रही है, तो भारत ने अपना दूतावास अस्थायी तौर पर यूक्रेन से पोलैंड में शिफ्ट कर दिया था। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया, ग्वालियर में। ड्रोन स्कूल, अब इस समय ड्रोन स्कूल की ज़रूरत भी पड़ रही है, क्योंकि आपको इसकी ट्रेनिंग भी चाहिए, और ड्रोन नियमावली भी भारत सरकार द्वारा लाई गई है ना। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ ही रही है। तो पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, ग्वालियर में। अब यूक्रेन संकट के चलते, यानी रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते, भारत का जो यूके के साथ कोबरा वॉरियर जो युद्धाभ्यास होता है उसको टाल दिया गया है। यानी ब्रिटेन के साथ जो हम, ब्रिटेन और भारत जो कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास करता है उसको टाल दिया गया है।
हिमाचल और हरियाणा के मध्य आदि बद्री बांध बनाने की परियोजना चल रही है और ये बनाएंगे हिमाचल और हरियाणा। ये दोनों हा के ऊपर के ही राज्य हैं, हा से हिमाचल, हा से हरियाणा, और ये बनाएंगे आदि बद्रीनाथ। डेमोक्रेसी रिपोर्ट रैंक जो है उसमें है भारत की रैंक 93rd। कई रिपोर्ट्स ऐसा भी लगता है कि ये फेक होती हैं। फेक क्या होती हैं, मतलब उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी इतनी ख़राब नहीं चल रही है कि उसे 93वां स्थान दिया जाए। लेकिन फिर भी याद करने के लिए हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेसी रिपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है 93rd यानी 93वां। पद्म भूषण लेने से भी हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मना कर दिया। इन्होंने कहा मुझे इस पुरस्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं और मुझे चाहिए नहीं। ये पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी नेता हैं, सीएम रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना किया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना यानी रूसा, ये अब 2026 तक बढ़ा दी गई है, यानी इसके जो कार्यक्रम है इसके द्वारा जो भी किया जा रहा है 2026 तक चलेगा। चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा में ऑर्गन 40 गैस की खोज की है, यानी कि प्राप्त किया है कि वहाँ पर आर्गन 40 गैस भी है। हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड मेला मनाया जाता है और इस मेले का इस बार जो मुख्य राज्य था उसे जम्मू कश्मीर को घोषित किया गया था। मुख्य आकर्षण था जो बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम जो है, या भारत हमारा 43rd रैंक है, किसमें, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। नदियों की कायाकल्प परियोजना में 13 नदियाँ जोड़ी गई हैं। मेडिकल सिटी इंद्रायणी, मेडी सिटी इंद्रायणी महाराष्ट्र में बनाई गई है। ये पहली भारत की मेडिकल सिटी है। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, यानी ई वेस्ट जो होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, चूँकि उसको डिस्पोज करना बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें जहरीले तत्व, आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व का समावेश रहता है। ऐसे में उनको डिस्पोज करना मतलब आसान नहीं होता है, और अगर हम नॉर्मली इन्हें इधर उधर दाएं बाएं फेंकते हैं तो वो हमारे पृथ्वी के लिए, ज़मीन के लिए बहुत जहरीला असर छोड़ के जाते हैं। ऐसे में इसके लिए एक पार्क की स्थापना की गई है, ई वेस्ट इको पार्क, जो कि दिल्ली में है। टनल मैन के नाम से महालिंगा नाइक प्रसिद्ध हैं, आप याद रख लीजिएगा। इन्हें अभी पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। टनल मैन है, टनल यानी सुरंग, सुरंग में कौन आदमी जा सकता है, जो महान हो, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि टनल मैन महालिंगा नाइक हैं। विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान 120वां है। गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की बहुत लंबी यात्रा जो पानी के जहाज़ के द्वारा तय की गई है उसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें दो खास बातें हैं कि ये बहुत लंबी दूरी थी, और दूसरा इस जहाज़ का नाम भी बहुत खास है, राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम पर है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। जानवरों के लिए पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है चेन्नई में, है ना। यानी कि इन लोगों को चेन्नई से इतनी चिंता है जानवरों की भी कि इन्होंने पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा जारी की है। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो भी इसी क्रम में लेकर के आऊँगा। आपको सुपर 30 पॉइंट्स इसके माध्यम से मैं आपको दूंगा, और कुछ ही वीडियोज़ में, मैक्सिमम 10 वीडियोज़ होंगे जिनके माध्यम से लगभग हमारा जितना भी ये घटनासार का जो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और आशा करता हूँ कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा भी नहीं, जो घटनासार से जो क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।